सो होमीज, आज के सोल लैंड के एपिसोड में ना काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और जो शिकायतें तुम लोगों ने लास्ट एपिसोड में किया था, इस एपिसोड में तुम्हारी वो सारी शिकायतें दूर होने वाली है। क्योंकि तुम्हारी तरह मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार कि आज के एपिसोड में क्या कुछ नहीं होने वाला। लास्ट एपिसोड बिल्कुल पीक मोमेंट पे आके खत्म हो गया था। हाँ, एक और बात, तुम में से जो लोग ना सोल लैंड 2 की बुराई करे, यार आई नो सोल लैंड 1 जैसे इसकी स्टोरी नहीं है, लेकिन कुछ तो बात होगी ना कि जिसके चलते ये अभी भी लोगों के बीच में अपनी जगह बनाए हुए। लेकिन फिर भी अगर तुम खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो इसे देखने के लिए, तो यार सोल लैंड 3 तक के लिए इसे देख लो, बर्दाश्त कर लो, झेल लो। सोल लैंड 3 की स्टोरी काफी ज्यादा कमाल की है। तुम में से जो नॉवल रीडर्स हैं उनको तो इसके बारे में बहुत कुछ पता है। और कुछ तो नहीं यार, जैसे मैं इसे कंटिन्यू कर रही, देख लो यार, हफ्ते में एक ही दिन आता है, 20 मिनट का होता है। तो चलो फिर अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर इससे पहले आई होप कि तुम सभी ने प्रीवियस पार्ट को देख लिया होगा, जो कि कहाँ अपलोड है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब से सारा कंटेंट तुम्हें यहीं पे मल मटेरियल के साथ देखने को मिले। सो होमीज, इस पार्ट की स्टार्टिंग भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही सीन से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था। हमने देखा था कि युनहान को उसके पेरेंट्स यानी कि मिस जूसी के पास लौटाने के लिए यहाँ मिस टांग वुडोंग समेत यू हाओ है, ये अपने ही लोगों के खिलाफ बगावत कर देते हैं। क्योंकि ये जानते हैं कि एक इनोसेंट, एक जो मासूम जान होता है ना, उसका किसी चीज से लेना देना नहीं। और जो इनोसेंट सोल अभी दुनिया में आई ही हो, जिसे कुछ ठीक से पता भी ना हो, उसे कोई बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करे, ये चीज इन दोनों से बर्दाश्त नहीं। तो बस फिर क्या, ये निकल पड़ते हैं अपने मिशन को अंजाम देने के लिए। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो सीनियर ध्यान सिंह के समेत जो ग्रैंड एल्डर थे ना, यानी कि इन सब ग्रुप का जो इंचार्ज थे, वो लोग आकर यू हाओ का रास्ता रोक लेते हैं। और जो देखकर यू हाओ कहता है कि मुझे आज कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि आप भी नहीं, लेकिन अगर किसी में दम है तो मुझे आजमा के देख ले। और आगे तो हमारे इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर यू हाओ और मिस टांग वुडोंग को अपनी कंबाइंड फोर्स की पावर को अनलीश करते हुए देखते हैं, जो कि यहाँ पर बाकी सारे जो एल्डर्स है इनकी औरत से टकराती है। और ये चीज देखते साथ ही जो व्हाइट टाइगर ड्यूक है ना, भाई साहब, इसके तो होश ही उड़ चुके थे। वो कहने लगता है कि यार इन दोनों की कंबाइंड फोर्स की ताकत कितनी ज्यादा कमाल की है, आपका ही बेटा एंगल जी। तभी यहाँ सीनियर एल्डर भी खुद इनके पावर को देख के सरप्राइज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैं एक 97 लेवल का सुपर डॉल हूँ, लेकिन फिर भी ये दोनों मिलकर मेरी और मेरी ताकत का सामना कर पा रहे हैं। कमाल का टैलेंट है। और अगर बात मोमेंटम की जाए ना, तो ये दोनों मुझे कहीं से भी डिसएडवांटेज में तो नजर नहीं आ रहे। अब तभी वो यहाँ अपने स्टिक को लहराते हैं और इसी के साथ वो अपनी पूरी ऑरा को ही सप्रेस कर लेते हैं। और फिर वो यहाँ इन दोनों से कहने लगते हैं कि बेहतर यही होगा कि हम लोग यहाँ से दूर जाकर इस काम को सेटल करें। जिस पर ये लोग भी मान जाते हैं और एक एक करके पूरा का पूरा ये जो झुंड था यहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ व्हाइट टाइगर ड्यूक पता नहीं क्या करने आया है। ये दूर से ऊंचाई से बस इन दोनों को देखे जा रहा था और भाई साहब पूरी महफिल इन दोनों को घेर लेती है, सबकी निगाहें इन पे सेट हो जाती है। यार मुझे एक मूवी का सीन याद आ रहा है, नाम नहीं आ रही जुबान पे, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही सीन था। तभी यहाँ पे जो सीनियर एल्डर है वो अपनी पावर को रिलीज करते हैं पूरी जगह। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल भट्टी के समान तपने लगी हो। और वो उनसे बहुत ही क्रूर वे में कहता है कि सुनो, अपनी जिद छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। तभी ये दोनों स्माइल करते हैं। यहाँ यू हाओ युनहान को बहुत ही टाइटली होल्ड करते हुए एक साथ मिस टांग वुडोंग के साथ कहता है कि हम अपने सीनियर को ऑफेंड करने के लिए माफी चाहते हैं। अब तभी दोनों अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करते हैं और यहाँ अपने ट्रू फॉर्म को भी, साथ ही अपने सोल रिंग्स को भी। और यहाँ मिस टांग वुडोंग अपने बटरफ्लाई विंग्स को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पे हमला करने के लिए आगे जाती है। इस दौरान काफी सारे फायर अटैक यू हाओ के ऊपर भी हो जाता है, लेकिन वो उनसे डॉज करता है, साथ ही अपने आइस पावर्स का भी यूज करता है। वो सीनियर एल्डर को पूरी तरीके से कॉर्नर कर पाए और वो ऑलमोस्ट इसमें कामयाब भी हो जाता है। बट यार एक सुपर डाउलू होता है और यू हाओ कहने लगता है कि आप मेरे सामने एक बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टिव सीनियर है, मैं आप पे हमला नहीं कर सकता। तभी मिस टांग वुडोंग आते ही अपने स्पेयर के साथ और घुमा के इसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन जो सीनियर एल्डर है ना, वो भी अपने मार्शल आर्ट स्किल्स को दिखाते हैं और उसके साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी करते हैं। इस दौरान यू हाओ कहने लगता है कि आप भले ही एक बहुत ही रिस्पेक्टिव सीनियर हो, लेकिन एक बच्चे को ऐसे उसकी माँ से जुदा करना ये आपको शोभा नहीं देता। कहते हुए मिस टांग वुडोंग के पीछे से आकर वो उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो इसके अटैक को डॉज करते हुए कहने लगता है कि बकवास बंद करो, तुम्हें पता भी है कि कितने सारे लोगों की जान इस लड़के के बाप ने ली है। ये कहते हुए वो अपने लैंटर्न से ब्लेजिंग सन नाम के अटैक को अनलीश करता है। और पहली बार मैं ये इतने कमाल के एनिमेशन के साथ देख रही हूँ। यहाँ ब्लेजिंग सन जैसे ही अनलीश करता है ना अपनी पावर्स को, तो ये पूरी जगह ना ऐसे गर्मी से तपना शुरू कर देती है। लेकिन यू हाओ भी अपने जो आइस पावर्स है उन्हें यूज करते हुए अपने आसपास एक बैरियर को बना लेता है, जिससे ठंडक मेंटेन रहती है। और यहाँ जो सीनियर एल्डर थे वो भी अपनी पूरी पावर्स को अनलीश करते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि इस लड़के को हम जानबूझ के यूज करें? तुम्हें पता है कि खून का बदला खून से लिया जाता है, तो आखिर तुम इस चीज को कैसे भूल सकते हो? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि इसके जरिए से हम क्या कुछ नहीं कर सकते? लेकिन तभी यू हाओ अपने आइस टॉर्नेडो को क्रिएट करते हुए कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए, अगर हम भी उनके जैसे इस लेवल पे गिर के उन्हें
उनकी तरह हरकत करेंगे तो उनमें और हमें फर्क क्या है। ये कहते हुए यहाँ यूहा उसके जो ब्लेजिंग सन है ना उसको ही पूरी तरीके से फ्रीज कर देता है। तभी यहाँ पे मिस टांग वुडोंग भी अपने ट्रू फॉर्म को अनलीश करते हुए कहने लगते हैं कि लगता है कि आप मुझे भूल रहे हो और ये चीज मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला रही है। अब ये कहते हुए वो जैसे उसके ऊपर हमला करने चाहती है सीनियर एल्डर ब्लेजिंग सन की जो पावर थी ना उसे और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, जिसके चलते आइस मेल्ट हो जाती है और भाई साहब जो हीट ये निकालता है। अब यहाँ मिस टांग वुडोंग को उल्टे पैर दौड़ना पड़ता है, लेकिन वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के बारे में सोचती है। पर तब तक यहाँ सीनियर एल्डर अपनी 6 सोल स्किल का भी यूज कर देता है और एक बड़ा सा फायरबॉल सीधा उससे जा टकराता है, जिसके चलते मिस टांग वुडोंग काफी दूर जा गिरती है। अब ये देखते साथ ही यू हाउ की सटक चुकी थी। वो यहाँ एक हाथ से यून हांग को कंट्रोल करते हुए दूसरे हाथ से यहाँ पे अपनी आइस एट्रीब्यूट के पावर्स को गैदर करता है और साथ ही शाओ बे की स्किल्स का यूज करते हुए एक खतरनाक सा अटैक यहाँ पे प्रिपेयर करने लगता है, जिसके चलते शाओ बे का जो फैंटम है उसके पीछे बनने लगता है और काफी सारे जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं वो उन्हें कमाल के मोमेंटम के साथ कंट्रोल करते हुए एक बड़ा सा टॉर्नेडो बना देता है। और तभी आसमान में एक वॉर्टेक्स बनता है, जिससे एक बहुत बड़ा सा आइस ब्लॉक सीधा इनकी ओर बढ़ने लगता है। और यू हाउ का बस यही कहना था कि वॉर चाहे जैसे भी क्यों ना हो, लेकिन इससे बच्चे और औरतें इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। जंग कभी भी कमजोर और ताकतवर के बीच नहीं होता, बल्कि सही और गलत के बीच होता है। अब यू हाउ का ये जाइंट सा जो आइस ब्लॉक था ना, जो कि किसी मून के शेप का लग रहा था, वो सीधा जाकर ब्लेजिंग सन से टकराता है, जो देखते साथ ही सीनियर एल्डर अपनी पावर को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देर हो चुकी है। और यू हाउ इसी मोमेंट पे कहने लगता है कि मैं इस बच्चे को ले जा रहा हूँ और इसकी माँ के पास इसे छोड़ के आऊंगा, क्योंकि हम जिसे जस्टिस कह रहे हैं ये सरासर जुल्म है। क्योंकि इंसानियत का ना कोई कास्ट होता है, ना कोई धर्म होता है और ना ही इसका कोई खून का रिश्ता होता है। अगर इंसान हो तो इंसानियत होनी चाहिए और आज मैं ये साबित करके रहूंगा। अब जैसे ही सीनियर एल्डर अपने उस लालटेन के जरिए से एक अटैक करने वाले थे, तभी यहाँ पे उड़ता हुआ स्पैर आता है और सीधे उसके लालटेन को ना ऐसे फोड़ के रख देता है। और ये अटैक किसने किया था? ऑफ कोर्स मिस टांग वुडोंग ने। और तभी यू हाउ एक फाइनल अटैक करते हुए पूरी की पूरी बाजी को पलट कर रख देता है और जाइंट से उस आइस ब्लॉक को जमीन पर उतार देता है और कहता है कि चाहे जो हो जाए सीनियर कभी भी इस जुल्म को होने नहीं दे सकता। और दोनों तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ मिस टांग वुडोंग और यू हाउ अपना सिग्नेचर अटैक एक साथ करते हुए सीनियर एल्डर से कहता है कि सीनियर दिबुजी की मौत का भी एक मतलब है। अब ये सुनना ही था कि तभी उसे दिबुजी की कही बात याद आती है, जहाँ उसने कहा था कि जैसे ही मेरा काम हो जाए तुम लोग चुपचाप यहाँ से निकल जाना। और हाँ, मेरी चिंता तो बिल्कुल भी मत करना, मैं वहाँ तक पहुँच चुका हूँ जहाँ तक मेरे जाने की लिमिट थी। तुम समझ रहे हो ना? लेकिन सीनियर दिबुजी की जब कही गई ये लाइन सीनियर एल्डर याद करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इनका दिल सेटिस्फाइड हो जाता है। यहाँ यू हाउ चिल्लाते हुए कहने लगता है कि सीनियर प्लीज अपने दिल की बात सुनिए और प्लीज रुक जाइए। अब यहाँ पे तभी सीनियर दिबुजी का ख्याल करते साथ यहाँ सीनियर एल्डर अपने वेपन को यानी कि अपने उस छड़ी को पीछे कर लेते हैं, जो देख करते इवन की व्हाइट टाइगर ड्यूक भी हैरान थे। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से उनके आसपास एक गोल्डन बैरियर भी बन जाता है, जिसका मतलब ये है कि इन्होंने रेजिस्ट करना छोड़ दिया है। जिसके बाद यू भी अपने हमले को रोकते हुए कहने लगता है कि सीनियर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ इस बच्चे को लौटाने। ये कहते साथ ही वो जाने लगता है, जो देखकर सारे सीनियर्स हैरान थे और वो उससे कहते हैं कि एरोगेंट जूनियर तुम्हारी इतनी हिम्मत था। ये कहते साथ ही वो उस पे हमला करते हैं, लेकिन एक तरफ यू हाउ अपनी डेस्टिनी आई की पावर को अनलीश करता है, तो वहीं दूसरी तरफ मिस टांग वुडोंग यहाँ हाउतियन हैमर को यूज करती है और यहाँ इनका कंबाइंड अटैक यहाँ पे इतनी टेरिफाइंग लाइटनिंग को समन करता है कि जिसके चलते ये जो एल्डर्स थे ना, इनके ऊपर जब ये बिजली गिरती है तो वो लोग भी वहाँ पे फ्रीज हो जाते हैं। और जैसे ही यू हाउ अपनी मुट्ठी को टाइट करता है तो एक इम्पैक्ट रिलीज होता है, जिसके चलते आसपास की हर एक चीज बिल्कुल चकनाचूर हो जाती है और ये सारे एल्डर्स काफी दूर जा गिरते हैं। इसी के साथ फाइनली इन सभी को सबक सिखाने के बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। इन्हें जाता हुआ देखकर सीनियर एल्डर भी इन्हें सोचकर सीनियर दिबुजी को याद कर रहे थे। तभी यहाँ इनके साथी कहने लगते कि वैसे मानना पड़ेगा ये लोग काफी ज्यादा एरोगेंट है, लेकिन इनके पास जो स्किल्स है वो कमाल की है। और ये कहना तो सरासर गलत होगा कि ये लोग बस ठीक ठाक पावरफुल हैं, क्योंकि ये जितना दिखाते हैं ना उससे भी ज्यादा केपेबल है करने के। सीनियर एल्डर कहने लगते हैं कि शुक्र मनाओ कि ये इस वक्त हमारी एज पे नहीं है। मैं देख कर ही बता सकता हूँ कि इन दोनों के पास अल्टीमेट पोटेंशियल है। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो इनका दौर आया ही नहीं, अभी इनका पीक आया भी नहीं। जिसपे इनका दूसरा साथी कहता है कि पर एल्डर हमें अब क्या करना चाहिए? जिसपे वो कहता है कि करना क्या है, चुपचाप चलो क्योंकि मिशन हमारा सक्सेसफुल रहा और इस बार में अब कोई बात नहीं होगी। अब ये सुनकर तो जो व्हाइट टाइगर ड्यूक है उसे भी थोड़ी राहत फील होती है। अब ये लोग अपने अपने बेस में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में यहाँ पे व्हाइट टाइगर ड्यूक उसका शुक्रिया अदा करता है और सीनियर एल्डर से कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि आपने जानबूझ के इसके सामने हार मान ली। जिसमें यहाँ पे सीनियर एल्डर कहने लगते हैं कि तो और तुम्हें क्या लगता है कि मैं वाकई में मेरे दुश्मन को डराने धमकाने के लिए एक बच्चे का यूज करूंगा? यू हाउ चाहे जैसा हो, जितना ज्यादा एरोगेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके पास दिमाग बहुत है और वो बिल्कुल सही है। शू तियानरान मरा नहीं है और इस बच्चे का हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि भले ही हमारे अंदर इंसानियत हो, इसलिए हम इस बच्चे को उस नजर से देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर इंसानियत नहीं है। वो तो अपने बेटे को भी सेक्रीफाइस कर दे, तो इस बच्चे को हमारे पास रखने का कोई फायदा नहीं। और एक ऐसे बच्चे को अपने साथ रखना जिसके अंदर दुश्मन का खून है, ये हम 3 अंपायर्स के लिए भी बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि हम इसे लौटा दें। और चिंता मत करो, बाकी सारी चीजें मैं
खुद देख लूंगा। ये कहते साथ ही ये लोग अपने बेस की ओर लौट चलते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सन एंड मून एम्पायर के अंदर मिस जूसी को उसके रूम के अंदर दिखाया जाता है, जो कि अपने बेटे यूनहान के लिए बहुत ज्यादा अपसेट थी। उसे मिस करते हुए कहने लगती है कि मेरे बच्चे आखिर तुम कहाँ पे हो, तुम्हारी माँ तुम्हें कितना ज्यादा मिस कर रही है। वो यहाँ उसके पालने की ओर देखते हुए उसे याद करने लगती है और कहती है कि अगर 1% भी चांस है तुम्हारे वापस आने का तो मैं अपना सब कुछ दांव पे लगा दूंगी। प्लीज मेरे बच्चे उम्मीद मत हारना, तुम्हारी माँ तुम्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मुझे अब कोई बदला कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। तभी यूहाओ की आवाज आती है और वो कहता है कि क्या हम सच में इस रिवेंज, इस बदले की भावना जो कुछ भी है, क्या हम इसे गिव अप नहीं कर सकते। यहाँ पे मिस जूसी सामने की ओर देखती है और तभी अंधेरे से यूहाओ बाहर आता है, जिसके हाथ में नन्हा यूनहान मौजूद था और वो उसे देखते साथ ही उसे गले से लगा लेती है, उसे काफी ज्यादा प्यार करती है और उसे इस सिचुएशन में देखकर यूहाओ को अपनी माँ की याद आती है और वो कहने लगता है कि मैंने बचपन में ही मेरी माँ को खो दिया और मैं समझ सकता हूँ कि एक बच्चा कैसा फील करता होगा जब वो अपनी माँ को खो दे। बहुत ही दर्द भरा एहसास है जो कि किसी बच्चे या किसी माँ को फील नहीं करना चाहिए और इन दोनों को साथ में देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी माँ को देख रहा हूँ, मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है। अब तभी हमें यूहाओ के बचपन के कुछ प्यारे से पल दिखाए जाते हैं, जब उसे चोट लग जाती तो कैसे उसकी माँ से प्यार करती, कैसे उसे दुलारती। अब प्रेजेंट टाइम में मिस जूसी यूहाओ से कहने लगती है कि यूहाओ तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तभी उससे पीछे मिस टांगो डोंग नजर आ जाती है। वो कहने लगती है कि बताओ आखिर तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या तुम्हें शू तियानरान के टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस का पता लगाना है या फिर तुम्हें कोई और सीक्रेट इंटेल चाहिए। जिस पे यूहाओ कहता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, वैसे भी शू तियानरान मरा नहीं है और उसके बेटे को हॉस्टेज बना के रखना ये सरासर गलत है और इसका कोई फायदा भी नहीं। ये कहते साथ ही दोनों यहाँ से चले जाते हैं और मिस जूसी कहने लगती है कि क्या शू तियानरान जिंदा है और इसे अपने पास रखने का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब क्या है। अब यहाँ मिस टांगो डोंग अच्छे से जानते हैं कि यूहाओ ने जानबूझकर ये बात कही है और वो कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने ये जानबूझ के उससे कहा ना। जिस पे यूहाओ कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं एक इंसान तो हूँ लेकिन उसके बाद मैं एक कमांडर भी हूँ। इसी के साथ हमें व्हाइट टाइगर ड्यूक का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान था, लेकिन तब तक यूहाओ उसके सामने आ जाता है और उसे देखकर साथ ही उसे गुस्सा आता है। वो कहता है कि यूहाओ तुम वापस भी आ गए और आखिर मेरे सामने आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाँ तुम जानते हो ना कि तुम्हारे एक्शंस कितने ज्यादा गलत हैं। जिसमें यूहाओ कहने लगता है कि जब तक शू तियानरान मरता नहीं तब तक इस बात में कोई भी पॉइंट नहीं कि हम शू यूनहान को अपने पास रखें। शू तियानरान एक नंबर का रूथलेस पर्सन है, आप भी अच्छे से जानते हो कि उसके लिए किसी मासूम बच्चे या फिर किसी की जान को सैक्रिफाइस करना बहुत ही ज्यादा गलत है और मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं एक सिंगल पोर्शन भी किसी की लाइफ का बर्बाद होने नहीं देता उस घटिया इंसान के लिए। और अगर हम उसके बच्चे के साथ कुछ भी करते ना तो ये चीज उसे और ज्यादा रूथलेस बना देती, फिर तो वो और ज्यादा अग्रेसिव होकर हम पे हमला करता। अब यहाँ पे व्हाइट टाइगर ड्यूक के भेजे में बात आ रही थी, हालांकि वो ऑलरेडी यूहाओ के इस फैसले से मनी मन काफी ज्यादा खुश था। तभी यहाँ पे वो कहने लगता है जबकि तुमने उसे उनके हवाले सौंप दिया है तब ये मैटर यहीं पे क्लोज होता है। और तभी हमें पास्ट का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ जो सीनियर एल्डर है उन्होंने बताया था कि अब से एक बात याद रखना, लौटने के बाद हम यही बताएंगे कि हमारा बस एक ही गोल था इस मिशन का। सन एंड मून के एम्पायर के जो एम्परर है शू तियानरान, हमें उसे असैसिनेट करना था। हालांकि हम उसे पूरी तरीके से मार तो नहीं पाए लेकिन हमने उसे बहुत बड़ा जख्म दिया है। अब उसे अपनी बॉडी को रिकवर करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा और बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। और अब जबकि सही सलामत हम सब लोग वापस आ चुके हैं तो ये मैटर यहीं पे क्लोज होता है। अब तभी प्रेजेंट टाइम में व्हाइट टाइगर ड्यूक बताने लगते हैं कि जो हमारे हिज मैजेस्टी है उन्होंने खुद कहा है कि अब ये मैटर यहीं पे क्लोज होता है, जिससे मेरा गुस्सा थोड़ा शांत है। लेकिन ये मत समझना कि तुमने जो रेकलेसली एक्ट किया है वो बिल्कुल सही है। यूहाओ बताने लगता है कि जब मैं वापस आ रहा था मैंने देखा कि सन एंड मून एम्पायर के जो लोग है ना, जो आर्मी का आधा से ज्यादा हिस्सा है वो ऑलरेडी मिंगदो माउंटेन के पास गैदर होने के लिए तैयार हो रहा है और आधे महीने यानी कि 15 दिन के अंदर ही शायद वो लोग वापस से अटैक करने लग जाएं। फिर ड्यूक बताने लगता है कि जो हेवनली सोल किंगडम है वो ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन के बिल्कुल कगार पे पहुंच चुका है और सिर्फ मेरे अकेले स्टार लू यूदू लिंक के फोर्सेस के ऊपर रिलाई करना ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। इसी के साथ व्हाइट टाइगर ड्यूक आगे बताने लगते हैं कि जो स्टार लू और सिर्फ जो दाओ स्पिरिट्स की फोर्सेस है ना ये इनफ नहीं हो सकती और जो हजारों की तादाद में सन एंड मून एम्पायर की फोर्सेस है उनके अगेंस्ट तो हम टिक भी नहीं पाएंगे। जिसमें यूहाओ बताने लगता है कि इस वक्त सन एंड मून एम्पायर का जो माइंडसेट है ना वो ऐसा है कि वो लोग एक तीर से 3 शिकार करने चाहते हैं। इसी के चलते उन लोगों को अपनी फोर्सेस को ना चारों ओर बांटना पड़ रहा है और जिसका मतलब ये है कि उन लोगों ने अपनी जो फोर्सेस होंगी ना उन्हें इतना ज्यादा एक्सपेंड किया होगा कि इनकी बहुत ही थिन लेयर इस वक्त मौजूद है हर जगह पे। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि उनका जो होमलैंड है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है, जब सारी की सारी तादाद इस वक्त बॉर्डर पे मौजूद है। व्हाइट टाइगर ड्यूक कहने लगता है कि बात तो तुम्हारी सही है लेकिन सबको ये बात भी पता है कि जमीन पर, हवा में और समुद्र में इनके जो आर्टिफैक्ट्स है ना, जो इनके सोल टूल्स हैं, जैसे कि इन्होंने चारों ओर फैला दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी वहाँ पे हलचल करता है, कैसी भी हरकत करता है ना, तो ऑन द स्पॉट उसे डिटेक्ट कर लिया जाएगा। तो तुम ही बताओ कैसे हम उसके ऊपर सब बिना सोचे समझे हमला कर दे। इसमें बहुत ज्यादा खतरा है अनलेस किसी की कंसीलिंग सोल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जैसे कि बिल्कुल तुम्हारी है, क्योंकि ये दुश्मन के करीब पहुंचना यही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है।
यूहा स्माइल करते हुए आगे आता है, कान में फुसफुसाता है और लिटरली यहाँ पे हमें भी नहीं पता है क्या, लेकिन जो भी वो बुदबुदाते हुए कहता है ना, ये सुनकर व्हाइट टाइगर ड्यूक के होश उड़ जाता है। वो कहता है कि क्या वाकई में तुम ये कर सकते हो? इसमें वो हमें जवाब देते हुए कहता है कि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो फ्रंट लाइन में हम इनका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, लेकिन अगर बात की जाए इनके फाउंडेशन की, तो अगर यहाँ पे हम कुछ बिगाड़ सकते हैं ना, तो फिर ये पूरे के पूरे इनके फाउंडेशन को हिला के रख देगी। यानी कि हमारे लिए कैसी अपॉर्चुनिटी को हम क्रिएट कर लेंगे कि जिसके जरिए से हम हमारी हार को जीत में बदल सकते हैं। यहाँ पे व्हाइट टाइगर ड्यूक एक्साइटेड होते हुए कहता है कि यूहा, फ्रंट लाइन की फिक्र तुम छोड़ दो, मैं अपनी जान की बाजी लगा कर भी इसे हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगा। इन्हें मैं बैटल फील्ड में ऐसे उलझा के रखूंगा ना कि तुम्हारे लिए हर हाल में ऐसे ओपनिंग को क्रिएट करूंगा कि तुम्हारे लिए आसानी होगी। जिसमें यूहा उनका शुक्रिया अदा करता है, जिसपे व्हाइट टाइगर ड्यूक इसके कंधे पे शाबाशी देते हुए कहने लगता है कि एक बात बताऊं, सीनियर दुबुजी भले ही आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्हें तुम पर ना काफी ज्यादा प्राउड फील होगा। अब यूहा उनके कैंप से बाहर आ जाता है, तभी उसकी मुलाकात लूली से होती है और इतने टाइम बाद अपने भाई से मिलकर ना यूहा भी काफी ज्यादा सरप्राइज था और कहता है कि लूली, तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे? जिसपे लूली बताने लगता है कि मेरे भाई, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया और मैंने सुना कि मैं तुम्हें क्या बोलूं, पर मुझे सब कुछ पता है रिसेंटली जो कुछ भी हुआ है। और मेरे भाई, मैंने हर एक जगह पर तलाशा और सबसे पूछा, और जो तुमने किया है ना, इसके चलते मैं तुम्हें और ज्यादा एडमायर करता हूँ। सच में मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि तुम मेरे भाई हो। और तुम्हें पता है, अब मैं एक 5 रिंग सोल किंग बन चुका हूँ, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि इस दुनिया में नामुमकिन जैसा कुछ भी नहीं, और बस तब से लेकर मैं तुम्हारे इस बात को फॉलो करता आ रहा हूँ और आगे मैं ऐसी हार्ड ट्रेनिंग करता रहूंगा और उम्मीद करता हूँ कि एक दिन मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे साथ बैटल फील्ड में फाइट करूंगा। अब अपने भाई की बातें सुनकर वो काफी ज्यादा ओवरवेल्म फील करता है। तभी वो उससे कहता है कि मेरे भाई, चिंता मत करो, एक बार जब तुम लेवल 70 पे पहुंच जाओगे ना, तो मैं वादा करता हूँ, मैं पर्सनली तुम्हारे लिए एक सूटेबल जो स्पिरिट सोल है ना, उसे ढूंढूंगा और वो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट होगा। ये सुनकर तो लोली की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो इमीडिएटली उसे टाइटली हग करते हुए कहता है कि यार भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें मिस टांग को दिखाया जाता है, जो कि यूहा से बात कर रही थी और कहती है कि मैं पहली बार तुम्हें इतना ज्यादा रिलैक्स देख रही हूँ, लगता है कि तुम्हें तुम्हारे भाई से बहुत ज्यादा लगाव है। अब यहाँ पे यूहा कहने लगता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो हेटरेट, जो हॉस्पिटैलिटी मेरे अंदर थी ना व्हाइट टाइगर ड्यूक के प्रति, वो जैसे धीरे धीरे फेड हो रही है। जिसमें मिस टांग उसके करीब आ जाती है और उसे बहुत ही प्यार से देखते हुए कहने लगती है कि शायद इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि वो अपनी कंट्री के लिए, अपने नेशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं और एक कंट्री का मार्शल होना क्या होता है। तो बताओ अब तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ, पहले तो तुम बड़ा उन्हें लेक्चर देते थे, अब तभी वो उसके नाक पे मारते हुए कहता है कि हम इसके बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं, वैसे भी अभी वॉर होने में बहुत कुछ बाकी है, देख लिया जाएगा कि वो कितना ज्यादा केपेबल है। अब तभी ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है और यहाँ जो मिस जूसी है, जो कि बैटल के लिए तैयार हो रही थी, अचानक से उससे मिलने शू तियानरान आ जाता है और मिस जूसी को एक कमांडर के तौर पर तैयार होता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, सच बता रहा हूँ, आज मैं तुम्हें ऐसे देखकर ना काफी ज्यादा खुश हूँ और प्राउड भी फील कर रहा हूँ। तभी यहाँ पे मिस जूसी कहने लगती है कि योर मैजेस्टी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जिसमें वो कहता है कि तुम मेरी एम्प्रेस हो यार, वैसे यार वर्ड मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है कि जो मर्जी मांगना है मांगो, तुम मेरी एम्प्रेस हो। जिसमें वो कहती है कि आपको पता है कि क्राउन प्रिंस का डिसअपीयरेंस मेरे दिल पे कितना बड़ा सदमा लगा है, अब जबकि मैंने इसे वापस पा लिया है तो मेरे दिल में इसके लिए जो प्यार है ना वो पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब तक ये मिशन पूरी तरीके से उसके अंजाम तक नहीं पहुँचता या फिर जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, मैं चाहती हूँ कि क्राउन प्रिंस हमेशा मेरे साथ रहे ताकि मैं उसकी केयर कर पाऊँ, ताकि जो पहले हुआ वो वापस से रिपीट ना हो पाए। यहाँ पे हम देखते हैं कि शू तियानरान, जो कि युन हान को प्यार कर रहा था, अचानक से जैसे ही मिस जूसी की ये बात सुनता है ना, वो भी थोड़ा शक के दायरे में आ जाता है, लेकिन कुछ खास नहीं कहता क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि लास्ट टाइम जो रिएक्शन उसने युन हान के प्रति दिया था ना मिस जूसी को, उसके सदमे से अभी तक ये उभर नहीं पाई। लेकिन होता है ना अकड़ यहाँ पे दिखाई जाती है। यहाँ पे शू तियानरान कहने लगता है, एक बात बताओ, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, क्या कहना चाहती हो तुम कि तुम मेरे क्राउन प्रिंस को ऐसे मैदान जंग में ले जाओगी? ओ जूसी, तुम कितनी ज्यादा पागल हो। ऐसा लग रहा है कि जो तुम्हारी ताकत है ना तुम्हारे दिमाग को पूरी तरीके से करप्ट कर चुकी है और अब तुम बिल्कुल पागलों जैसी बातें कर रही हो। हाँ, अब यहाँ इसका टोन सुनते साथ ही मिस जूसी उसके सामने झुक जाती है और कहती है कि मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं कर सकती। तभी यहाँ यूनहान, जो कि रो रहा था, उसे चुप कराते हुए शू तियानरान उससे कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम ये दोबारा गलती नहीं करोगी, क्योंकि ये हमारा बेटा है, मेरा क्राउन प्रिंस है और मैं इसे ऐसी जगह नहीं ले जा सकता, क्योंकि क्राउन प्रिंस को उसकी जगह पे होना चाहिए। हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ पर किसी को तो अथॉरिटी वाला होना चाहिए, तो यहाँ मेरा बेटा रहेगा। पर हाँ, मैं काम कर सकता हूँ, तुम्हें अगर इसकी इतनी ज्यादा फिक्र है तो जब तुम यहाँ से चली जाओगी ना तो मैं इसका ख्याल रखूंगा, मैं इसके पास रुकूंगा, पर बदले में तुम्हें भी अपना बेस्ट देना होगा। ये जो कैंपेन हम करने जा रहे हैं ना, इसमें तुम्हें अपना 100% देते हुए इस मिशन को सक्सेसफुल करना ही होगा। इसी के साथ वो जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि पूरे फोर्स की कमांड तुम्हारे हाथों में है। जब तुम जीत के साथ यहाँ वापस लौटोगी तो मैं क्राउन प्रिंस के साथ तुम्हारा वेलकम करने के लिए मौजूद होऊंगा। यहाँ पे मिस जूसी गुस्सा
से तिलमिलाती है, लेकिन बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में अपने इमोशंस को दबाते हुए अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ते हुए कहती है, जी हाँ मैं आपकी बात समझ गई। अभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ कमांडिंग हॉल में मिस जूसी मौजूद थी और वो यहाँ पर नक्शे को देखकर कहने लगती है कि शू तियानरान, तुमने मुझे एक परफेक्ट टूल समझ के रखा है ना इस गति, अपने इस प्लान और अपने इस एम्पायर को सिक्योर करने के लिए। हाँ, और इसे मैं बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट भी करती हूँ, लेकिन एक बात याद रखो यूनहान, मेरा बेटा वो कोई सैक्रिफाइस टूल नहीं है। यू हाउ शू तियानरान, एक बात याद रखना, अब से अगर मैं वॉर लड़ूंगी तो सिर्फ अपने बेटे को एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए, उसके बेहतर भविष्य के लिए, कि मेरा बेटा एक दिन आगे चलकर इस सुप्रीम थ्रोन का ओनर बनेगा, वो रूल करेगा, ना ही शू तियानरान और ना ही तुम। इसी के साथ वो इमेजिन करती है कि कैसे आगे चलकर यूनहान इस पूरे के पूरे एम्पायर का किंग बनेगा और वो उसकी मदर जो कि पीछे से उसे गाइड करेगी, उसके जरिए से पूरे जगह पर रूल करेगी। और मिस जूसी के इसी इंटेंशन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम इसे लाइक कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।